नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन, फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन। भारतीय बाजारों में बढ़िया रफ्तार आज बनते हुए दिखाई पड़ी, चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो। फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में ये रफ्तार पकड़ी और सेकंड हाफ तक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ मार्केट्स बंद हुए। खास तौर से आज जो नंबर रहा है मार्केट में निफ्टी क्लोजिंग का 222222 5 टाइम्स 2 ही निफ्टी ने क्लोजिंग का नंबर दिया था उस समय पर। अब एडजस्टमेंट हुए होंगे तो बात अलग है, लेकिन अच्छी तेज़ी बाजार ने दिखाई। 22,200 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक करीब 105 अंकों के आसपास तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। हाँ, एडजस्टमेंट हो गया, 22,217 पे निफ्टी पहुँच गया। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी थी। मिड कैप का इंडेक्स और स्मॉल कैप का इंडेक्स दोनों में एक बेटर मूव था। रियल्टी, ऑयल एंड गैस, मेटल, पावर, यहाँ पर ज़ोरदार खरीदारी थी और उसमें भी स्पेशली आपको दिखाई पड़ेगा पीएसयू बास्केट जहाँ जहाँ पर था वहाँ तेज़ी थी। तो आज ऑटो, कंज्यूमर गुड्स शेयर में भी खरीदारी थी। पीएसयू बास्केट में से आपको डिफेंस में खरीदारी दिखाई पड़ेगी। रेलवे शेयरों में खरीदारी थी। बाकी डाइवर्सिफाइड पीएसयूज जो थे वो तेज़ी में थे। मेटल में ज़ोरदार तेज़ी थी। थोड़ा बैकफुट पे आज डिफेंसिव गए, जिसमें एफएमसीजी था, फार्मा था, थोड़ा बैकफुट पे जाता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा सेशन, जबकि स्ट्रांगली मार्केट ने परफॉर्म किया। और ये कह लीजिए कई दिनों के बाद आज कैश मार्केट के शेयरों में हलचल कहीं ज़्यादा थी, तो इसलिए आज आपको जो आपके डीप पोर्टफोलियोज होंगे उनमें आपको थोड़ा सुधार दिख रहा होगा। सो बेटर साइड पे कैश मार्केट के शेयर चलते हुए 1800 शेयर तेज़ी में रहे, 1850 शेयर, 500 साढ़े 500 शेयरों में बिकवाली रही। बीएससी में 2800 शेयर तेज़ी में थे, करीब 1200 शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। तो एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से देखेंगे तो एडवांसेस मच बेटर सिचुएशन में आपको दिखाई पड़ेंगे कंफर्टेबली। अब स्लोली एंड स्टेडली इलेक्शन के 5वें चरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अर्निंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लास्ट लैग जो अर्निंग का है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। एंड स्लोली एंड स्टेडली वो एक दूसरा बड़ा ट्रिगर जो अब मार्केट अवेट कर रहा है वो है इलेक्शन का आउटकम। किस तरह से बाजार रहता है उसको भी बाजार देखेगा। बाकी इंडिया विक्स मोर लेस आज फ्लैट था, बहुत ज़्यादा कोई वहाँ पर ख़राब सिचुएशन नहीं थी। लेकिन आज का जो की हाईलाइट था वो था स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, जहाँ पर अच्छी तेज़ी थी। अदानी समूह के शेयर आज चले। ये एक और इवेंट में आज या फिर एक और सेक्टर था जो कि अपमूव होता हुआ दिखाई पड़ा। बाकी मोर लेस मार्केट में ये मान लीजिए कि 21,850 नियर टर्म सपोर्ट था, उसको सपोर्ट मार्केट ने टेस्ट किया। 22,200 22,250 एक नियर टर्म रेजिस्टेंस है जिस पर मार्केट आए खड़ा हो गया है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग रहती है या फिर यहाँ पर भी क्लोजिंग दे रहा है बाजार कंफर्टेबली 22,200 के ऊपर, सो शायद थोड़ी तेज़ी और प्रिवेल करेगी जो आज सुबह जानकार मान रहे थे। लेट्स सी कैसे कामकाज करता है। निफ्टी बैंक के केस में 48,300 48,200 के आसपास थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर सकता है। सो उसके केस में आप वो ध्यान रखिएगा। बट अदरवाइज एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट के अंदर एटलीस्ट आज के लिए तो लौटता हुआ दिखाई पड़ा है। अब बाकी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल जो आ रहे हैं ज़रा वो भी देख लेता हूँ, किधर गए जी सवाल। ओके, हेलो सर, होल्डिंग जोमेटो यूपीएल बीईएल विद 15% गेंस, प्लीज़ सजेस्ट प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स, एनी न्यू सजेशन। ठाकुर साहब देखो, जोमेटो के केस में तो नंबर्स कल आए थे, कॉन कॉल भी हुई, ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड भी आए, 220 230 के टारगेट्स भी आए, लेकिन स्टॉक में आज फिर प्रॉफिट टेकिंग थी लगातार दूसरे दिन। सो आप होल्ड तो कर सकते हो, थोड़ी और तेज़ी मिले आप निकल सकते हो ऊपर के लेवल पे। लाइकवाइज यूपीएल के केस में भी कल की तेज़ी के बाद शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं, बहुत ज़्यादा कोई जितनी तेज़ी थी वही प्रॉफिट टेकिंग के चपेट में आ गया। बीएल आप होल्ड करो, बट लेकिन ध्यान रखना कि बीएल जैसे जैसे इलेक्शन के करीब या आउटकम के करीब पहुंचने लगो अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की कर लेना। इसलिए नहीं कि इलेक्शन आउटकम में कुछ बुरा होगा या विपरीत होगा, बट एक इवेंट है वो, और इवेंट के आगे और पीछे थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है आमतौर पर बड़ी। तो इसीलिए बेटर ये है कि जैसे ही आप उसके आसपास पहुंचो और आपको अच्छा गेन आ रहा हो, उस गेन को आप लेकर थोड़ा सा निकल जाओ, साइड लाइन पे आ जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा कैश में बैठ जाओ कुछ दिन के लिए, जहां आपको दोबारा मौके मिले तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बट क्योंकि इवेंट सामने खड़ा है, सो इसलिए इवेंट के इर्द गिर्द आने के पास या एक बड़े इवेंट की तरफ जब आप आओ तो थोड़ा सा कैपिटल फ्री कर लेने में ज़्यादा ही लॉजिक है। और बाकी ये वैसे ही पीएसयूज़ और जोमेटो चला बहुत है, सो इसलिए वहाँ पर एक बार फिर भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ कुछ वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कॉल लेना। Okay, suggest some good stock from capital market segment for longer duration of time. Looking to move money from Lal PathLab to hospital sector. Please suggest Medanta having 45% retail holding. अक्षय जी, एक चीज़ का ध्यान रखना, आप जिस रिटेल होल्डिंग की बात कर रहे हो वो रिटेल होल्डिंग नहीं है, वो पब्लिक होल्डिंग है। आप गौर से पढ़िए, वो एक्सचेंज में जो लिखा है वो पब्लिक होल्डिंग होती है। पब्लिक होल्डिंग इज़ नॉट रिटेल होल्डिंग। पब्लिक होल्डिंग के अंदर वो सब आते हैं जो प्रमोटर होल्डिंग के अंदर नहीं आते हैं।
तो एनीथिंग विच इज़ नॉट इन प्रमोटर कैटेगरी इज़ पब्लिक होल्डिंग। उसमें म्यूचुअल फंड भी आएंगे, उसमें इंश्योरेंस भी आएंगे, उसमें रिटेल पब्लिक भी आएगी, उसमें HNIs भी आएंगे, उसमें अल्ट्रा HNIs भी आएंगे, उसमें जो लॉक इन पर पड़े हुए शेयर हैं वो भी आएंगे। सो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि रिटेल होल्डिंग इतनी बड़ी है। अब रही बात रिटेल होल्डिंग क्या होती है, जिसमें 2 लाख के आसपास आप उस कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी ढूंढेंगे तो जो शेयर होल्डर्स 2 लाख के नीचे आते हैं, 2 लाख रुपए से ज़्यादा जिनकी होल्डिंग नहीं है, उनको रिटेल होल्डिंग में काउंट किया जाता है। तो वो होल्डिंग आप एक बार चेक करिए, वो वेदांता में कम मिलेगी आपको, पहला हिस्सा। और कभी कभी क्या होता है कि नॉन प्रमोटर एंटिटी भी या कोई HNI अभी अपने आप को उसके अंदर डाल के रखता है, या आपको LNT में ज़्यादा दिखाई पड़ेगी क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ हैं जो रिटेल कैटेगरी में दिखाई पड़ते हैं। सो केस टू केस बेसिस पे वेरी भी करता है। अब रही बात आपके बाकी इस सवाल की कि क्या लेना चाहिए। देखो सर, आप लाल पैथ लैब में हो, ऑलरेडी 45% गेन है, 50% मोटा मोटा गेन मान लेते हैं। सो एटलीस्ट कुछ हिस्सा तो यहाँ से निकाल ही लीजिए, कैपिटल तो फ्री कर लीजिए। दूसरा, एक इवेंट को हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको फिर भी पॉसिबिलिटीज़ मिल जाएंगी। फियर जिस साइड पे सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ेगा उसी साइड पे आपको पोजीशनें बनती हुई दिखेंगी। सो फियर इस समय UPL में थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा स्टेबल हो जाए तो ठीक नाम दिख रहा है, एक नियर टर्म स्टॉप लॉस लेके आप एंटर करेंगे। बट ध्यान रखिएगा, जो इस तरह के हाई फियर और हाई रिटर्न वाले स्टॉक होते हैं ना, उनमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, तो स्टॉप लॉस को साथ लेकर ही आप एंटर करिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। टाटा मोटर के 150 शेयर हैं 960 पे, कल ले लिए। सर मंजीत जी देखो, किसी भी PSU में अभी जो आप एंट्री कर भी रहे हो, सो आपके एंट्री एंड एग्जिट शुड बी वेरी क्विक। आप अगर ट्रेडर हो, अगर इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म नहीं हो तो सो कोई भी आपको मौका मिले तेज़ी का, आपको 15-20 रुपये मिले, आप निकल सकते हो ईजिली। तो BEL वगैरह में अच्छी तेज़ी आई थी 1-2 दिन में, आप उसका इस्तेमाल करिए। और कोई भी फॉल को अगर आप ऐड कर रहे हो किसी स्टॉक में, सो क्विक मूव के लिए देखिए, टाटा मोटर के केस में कल जो फॉल था, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर वीक कमेंट्री, अनुमान के थोड़ा सा नीचे नंबर्स, और साथ साथ एक बड़ी तेज़ी, ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी स्टॉक खड़ा था, जो आज भारतीय एयरटेल में भी देखिएगा। अगर भारतीय एयरटेल ऑल टाइम हाई पर खड़ा है, अगर नंबर ज़रा सा भी स्लिप हुए, अनुमान से नीचे कमेंट्री थोड़ी भी मिस हुई, तो वहाँ पर शायद बड़ा रिएक्शन भी आ सकता है। सो इसीलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ऑल टाइम हाई पे मार्केट एक्सपेक्टेशन ही बहुत ऑल टाइम हाई पर होती है कि अच्छे नंबर आएंगे, अच्छा सब कुछ होगा। नहीं हुआ तो बाजार पलट देता है। सो इसीलिए एक बार को इस चीज़ का ध्यान रखिए, थोड़ा स्टेबल होने दीजिए टाटा मोटर को, उसके बाद फिर भी कॉल लीजिएगा। लेकिन अभी के लिए आउटराइटली कल गिरावट आई 10% की और आप कूद गए उसमें, वो ठीक नहीं है। थोड़ा सा और स्टेबल होने दीजिए, और अगर आप अब एंटर कर चुके हो तो आप वेट करो एंड सी कैसे इवेंट्स होते हैं। और वो CVPV का बड़ा इवेंट इनके सामने खड़ा है, जिसमें ये अपने कारोबार को डिवर्ज करेंगे। सो उसके बाद देखिए, वैसे लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए कंपनी अच्छी है, बट नियर टर्म में अब थोड़े से जग्स रहेंगे इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। 4 जून के रिजल्ट के बाद अगर करंट गवर्नमेंट बनती है तो मार्केट ऊपर सर्किट मार सकता है? नहीं, प्रॉफिट टेकिंग आएगी। इनफैक्ट इसके लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि सबको पता यही होना है। LIC you can go for, but not for numbers, but otherwise you can hold it for longer duration of time. I have India Cement now at 8% loss. Should I hold or exit? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए संजय जी। सीमेंट कंपनियों में डालमिया भारत के नंबर वीक आए थे, JK के नंबर भी बहुत अच्छे नहीं थे। सो नंबर थोड़े से स्लगिश हैं क्योंकि इनपुट कॉस्ट इनकी बढ़ी थी और क्वार्टरली नंबर्स में हिट आया उनकी वजह से। सो थोड़ा नंबर्स में हिट आ रहा है, नंबर्स के हिट की वजह से नीचे दिख रहे हैं आपको। बट ये क्वार्टर के बाद से, ये क्वार्टर में थोड़ी डिमांड पिकअप करती है, उसके बाद फिर सीमेंट, क्योंकि मानसून आ जाएगा तो मानसून में आमतौर पर सीमेंट की यूसेज कम हो जाती है, सो वहाँ प्राइसिंग प्रेशर रहता है। बट सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर से जो इनका वो Q3 या Q2 पार्ट शुरू होता है, जहाँ पर फेस्टिवल की डिमांड शुरू आती है, तब से सीमेंट डिमांड वापस पिकअप करने लगती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पिकअप आता है, सीमेंट पिकअप होता है। प्लस अभी बजट भी आ रहा है आगे, जो भी गवर्नमेंट आएगी, ये या नई गवर्नमेंट जो भी होगी, सो उनके लिए बजट बनाना होगा, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंडिंग वगैरह पे। सो मेरे ख्याल से बने रहने में कोई खास खराबी नहीं है, ठीक कंपनी है, अदरवाइज आप होल्ड कर सकते हैं। सर प्लीज सजेस्ट स्टॉक्स फ्रॉम स्टील सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर एज अ बास्केट फॉर 1 ईयर SIP। ठाकुर साहब देखो, बहुत सीधी सी बात है, स्टील सेक्टर में आप SIP नहीं कर सकते क्योंकि वो साइक्लिकल सेक्टर है, वो कोई सेक्युलर सेक्टर नहीं है इसमें आप लेकर बैठ गए पोजीशंस को। क्योंकि साइक्लिकल सेक्टर है तो आप इस हिसाब से सोच के चलिए कि
मार्केट में जैसे जैसे स्टील के प्राइसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके रियलाइजेशन बढ़ेंगे और वैसे वैसे चीज़ें बेटर होंगी। अगर आयरन ओर के प्राइसेस बढ़ गए तो इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी, कोल के प्राइसेस बढ़ गए तो इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर स्टील के प्राइसेस बढ़ेंगे तो बाकी कमोडिटी के प्राइसेस भी बढ़ ही रहे होंगे। सो इनकी प्राइसेस हिट भी होते हैं कुछ हद तक और उसको मिटिगेट भी करते हैं। सो प्लस डेट भी राइज होती है कि ये अपना नया केपेक्स भी कर रहे होते हैं, शिपमेंट्स भी होते हैं, डिमांड भी होती है। सो इसीलिए एक बार को आप स्टील सेक्टर के केस में साइक्लिकल ही है, आपको जहाँ नीचे मिले आप लॉट में लीजिए और जहाँ ऊपर जाए आप लॉट में निकलिए या मैक्सिमम निकलिए, फ्री के शेयर छोड़िए। ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन एसआईपी यहाँ नहीं कर सकते। अब रही बात फार्मा की, वहाँ आप एसआईपी कर सकते हो, वहाँ के लिए रेड्डीज ठीक है, डीवीज ठीक है, इवन ऑरोबिंदो सही है, सिप्ला बहुत अच्छी कंपनी है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फार्मा ईटीएफ को उठा लीजिए, उसमें एसआईपी करते रहिए, बल्क में करते रहिए, एसआईपी करते रहिए, किसी फॉल में ऐड करते रहिए, वो ज़्यादा अच्छा एवेन्यू आपके लिए खोल देगा। इनफैक्ट फार्मा ईटीएफ को लॉन्ग करना आपके लिए हमेशा एक लॉजिकल सौदा होता है। सो पहले आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। बाकी आप फार्मा में जाना चाहो तो फिर भी डीवीएस अच्छा नाम है, सन अच्छा नाम है, रेड्डीज अच्छा नाम है, सिप्ला बहुत अच्छा नाम है, इसके अलावा ये एल्केम बहुत अच्छी कंपनी है। तो इस तरह इवन ग्लैंड भी ठीक ठाक दाम पर है, एक स्टॉप लॉस साथ वहाँ भी एंटर कर सकते हो आप। तो इतने सारे नाम हैं, इनमें से आप कोई भी पिक कर सकते हो। इवन ये जो कल लिस्ट हुई है कंपनी, ये कंपनी भी अच्छी है, इंडीजीन, बट ये है कि ये थोड़ा हल्का हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। ओके जी, जोमेटो में बातचीत कर चुका हूँ सर। सर एक्सिस और एचडीएफसी बैंक विच इज़ बेटर फॉर एक्यूमुलेट? एचडीएफसी बैंक एनी डे अग्रवाल साहब, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है। आप ऐसे समझो कि एचडीएफसी बैंक आज वैसे तो प्राइस टू अर्निंग में बैंक से कभी वो नहीं होता, कभी इवैल्यूएशन नहीं होता, वो प्राइस टू बुक में हमेशा कैलकुलेट किए जाते हैं वैल्यूएशन उनके। लेकिन क्योंकि मुझे एचडीएफसी बैंक का प्राइस टू अर्निंग याद है इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। 18 के मल्टीपल पे एचडीएफसी बैंक कामकाज कर रहा था आज से 3 साल पहले। आज एचडीएफसी बैंक का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है 20 का, नहीं सॉरी 20 के मल्टीपल एचडीएफसी बैंक कामकाज कर रहा था आज से 3 साल पहले। आज एचडीएफसी बैंक का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है 18 का। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि इस 20 से 18 घटा तो है ही, प्लस इस ड्यूरेशन में उसमें एचडीएफसी लिमिटेड का भी कारोबार घुस गया है। सो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ गई बहुत, लेकिन मल्टीपल नीचे आ गया क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस उस टाइम बढ़ी नहीं है। सो इसलिए सेफर साइड पे तो एचडीएफसी बैंक दिखेगा, बट ठीक है वो क्योंकि पेशेंस बहुत लेगा, तो आप में पता नहीं पेशेंस उतना है कि नहीं, लेकिन अदरवाइज ज़्यादा बेहतर आपने पूछा, इसलिए एचडीएफसी बैंक एनी डे रहेगा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला बाकी जराओं से भी कुछ कर लेते हैं। ओके, IEX 645 के आसपास एंट्री कर सकते हैं शेख साहब। IEX के केस में कल नंबर्स आने वाले हैं, तो ज़रा नंबर्स को आ जाने दीजिए, उसके बाद सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। कल के नंबर, परसों की ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स, उसके बाद सिचुएशन ज़्यादा अच्छी हो सकता है, आपको नीचे मिल जाए। वैसे तो अगर आप फिर भी IEX में जाना चाह रहे हैं, टाटा पावर इज़ अ बेटर ऑप्शन, JSW एनर्जी इज़ अ बेटर ऑप्शन। एनर्जी में अगर आप फार्मा इसमें पावर में जाना चाह रहे हो तो ये एक्सचेंज है कंपेरेटिवली, सो उसमें BSE आपको अच्छा मिल जाएगा नीचे अगर मिल जाता है तो। M6 इज़ बेटर। तो आपके पास ऑप्शन हर तरह के हैं, बट IEX इसलिए बोलता हूँ इसमें इक्विटी बहुत बड़ी है, 1 स्प्लिट के बाद से, और 2 ये थोड़ी वैल्यूएशन महंगी की, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ उतनी नहीं है। फिर भी आप कल के नंबर देख लीजिए, ज़्यादा बेहतर तस्वीर मिल जाएगी। सर शिपिंग कॉर्पोरेशन के 65 शेयर हैं, 248 के लिए हुए हैं, 2600 का लॉस है, एवरेज कर लूँ क्या? गुप्ता सर देखो, PSU बास्केट में तेज़ी रहनी चाहिए अभी, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रहे या नई गवर्नमेंट आए, बजट में सबको ही खर्चा करना है, और बजट में खर्चा जब होगा तो PSU के लिए अच्छा होता है। PSU में बड़ी वैल्यू लॉकिंग की तलाश ढूंढ रहे हैं लोग। शिपिंग कॉर्पोरेशन और ये चला तो है, बट फिर भी आप इसे होल्ड कर सकते हो और नीचे थोड़ा थोड़ा एवरेज भी कर सकते हो। कुछ एक खबरें ऐसी भी हैं कि शायद एक इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री बनाने की बातचीत है लॉजिस्टिक की। ऐसा कुछ होता है तो ठीक है, शायद बजट एलोकेशन बेटर हो सकता है। खबरें हैं सब, ऐसा कुछ वो नहीं है, कोई पुख्ता चीज़ नहीं है, बस खबरें हैं खाली। लेकिन फिर भी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एक बड़ी वैल्यू लॉकिंग की बातचीत पहले से भी चल रही थी, जो लैंड एसेट को उन्होंने डीमर्ज किया, और आगे भी इस कंपनी के इंडिविजुअल बिजनेस पे फोकस करने की बात है, तो यहाँ बने रह सकते हो फिर भी, बट स्टॉप लॉस रखना अब किसी भी PSU में आप इन्वेस्ट करते हो तो। शिपिंग कॉर्पोरेशन हो गया। सर योर व्यूज़ ऑन PVR आइनॉक्स और थिएटर्स फॉर लॉन्ग टर्म, विल दे सर्वाइव? दे विल सर्वाइव हर्ष सर, दे विल ईजिली सर्वाइव। ऐसा नहीं है कि इस जब तक कहते हैं ना, जब तक सिनेमा है तब तक आगे चीज़ें ऐसी रहेंगी। सो देखिए, PVR आइनॉक्स ने अपने आप को बहुत एजाइल रखा है। ऐसा नहीं कि खाली वो सिनेमा में ही है या मल्टीप्लेक्स में ही है, वर्ल्ड कप भी दिखाते हैं, IPL भी दिखाते हैं, फुटबॉल मैचेस भी दिखाते हैं, प्ले भी दिखाते हैं। सो विद टाइम दे आर एक्सपैंडिंग एंड दे आर एक्सपैंडिंग बिग, और इसीलिए इंटीग्रेशन हुआ दोनों का।
इंटीग्रेशन की वजह से ये दोनों का कंसोलिडेशन चल रहा है, इसीलिए आपको बहुत समय तक शेयर्स में परफॉर्मेंस नहीं दिख रही। कंसोलिडेशन है जो एचडीएफसी बैंक के केस में भी है। सो कंसोलिडेशन जब भी होगा तो एक लंबे समय के लिए वो स्टॉक ब्रीदर लेगा, क्योंकि सेम बिजनेस है, अर्निंग्स हैं, बहुत सारी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें होंगी, तो वो एडजस्टमेंट्स चलते रहेंगे। तो अभी वो कुछ रहेगा, लेकिन वो 2-3 साल पूरे हो गए, उसके बाद ये सिचुएशन वापस पिकअप कर जाएगी। और दूसरा, शायद QIP भी रेस किया था इन्होंने, फंड रेस कुछ किया था बीच में, और प्लस इक्विटी साइज भी उतना बड़ा नहीं है। सो यहाँ बेटर पोजीशन है, मतलब पूरी इंडिया की जो ऑर्गेनाइज्ड मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं उसके अंदर दे आर द लार्जेस्ट प्लेयर। वैसे लार्जेस्ट नहीं है, क्योंकि वैसे तो सिंगल स्क्रीन ज़्यादा बड़े होते हैं, ज़्यादा संख्या में है, लेकिन अदरवाइज जो ऑर्गेनाइज बिजनेस है उसमें ये लोग एक बड़ा डोमिनेंस रखते हैं। सो अदरवाइज इस लिहाज से आप इसके ऊपर होल्ड कर सकते हो, चल सकता है अभी भी, टाइम लेगा लेकिन इट हैज़ पोटेंशियल। ओपिनियन रतन इंडिया पावर, कल ही माल बेचा इंडिया बुल्स रियल स्टेट ने, इसमें मतलब वो इंडिया बुल्स रियल स्टेट के पास कुछ होल्डिंग पड़ी थी, रतन इंडिया पावर ही वो बेची है। सर आपकी बहुत साफ बात बोलता हूँ, 2 रुपये के शेयर, 5 रुपये के शेयर, 7 रुपये के शेयर, 10 रुपये के शेयर, 20 रुपये के शेयर ये ले लेते हो आप लोग, इस उम्मीद में कि ये मल्टी बैगर बनेंगे, इस उम्मीद में कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेयर मिलेंगे। इनमें से एक चल भी जाएगा, 2 चल जाएंगे, 3 चल जाएंगे, शायद चल जाएँ, शायद ना भी चलें, लेकिन आपके पास हमेशा एक सर्किट 2 सर्किट में ऊपर गया, एक सर्किट 2 सर्किट में नीचे आया। सर्किट गोज़ अप, सर्किट गोज़ डाउन है। आप शायद बढ़ता हुआ देखो लेकिन बेच ना पाओ, क्योंकि सर्किट गोज़ डाउन होगा तो कहाँ से बेचोगे, क्योंकि सर्किट में चलता हो तो बहुत अच्छा लगता है, उस समय कोई बेचना नहीं चाहता, लेकिन जैसे रिवर्स होता है सर्किट, आप बेचना चाहोगे, आपसे बिकेगा नहीं। सो ऐसे स्टॉक्स में पढ़कर आप पैसा बना भी सकते हो, नहीं भी, मैं मना नहीं कर रहा कि उसमें कोई खराबी है, पैसा तो कहीं भी बने तो अच्छी बात ही है, लेकिन थोड़ा सा एक अगर आप लार्ज कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में इकट्ठा कर लो, उसके बाद इनमें एंटर करो तो कोई बुराई नहीं है। सो पहले आप थोड़ा एक अच्छी कंपनियों को एंटर कर लीजिए, बहुत सारा नाम अच्छे शेयरों का ले लीजिए जो लार्ज कैप है, जो हर फंड रखता है अपने पास। उसके बाद आप थोड़े मिड कैप, माइक्रो कैप, मिनी कैप और माइक्रो स्मॉल कैप, इन सब में जाएं तो बात अलग है। लेकिन अभी के लिए आउटराइटली आप रतन इंडिया पावर में जा रहे हैं इस उम्मीद में टर्न अराउंड होगा। नासिक प्लांट बिकने की खबर थी इनकी, बहुत समय से बिका नहीं, और शेयर चला भी 8 रुपये चला था, फिर 15 रुपये तक भी गया, फिर वापस नीचे आ गया, पता नहीं कहाँ भाव है, लेकिन वही नासिक प्लांट की बिक्री इनके लिए बड़ा ट्रिगर था। अब बाकी पता नहीं, जहाँ टर्न अराउंड सिचुएशन दिख रही है उसमें से एक जेपी पावर दिखता है, जहाँ पे नंबर्स थोड़े बेटर हो रहे हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर। अब कितना टर्न अराउंड होता है पता नहीं, लेकिन यहाँ पर नंबर थोड़े बेटर हो रहे हैं। सो इसीलिए आपको सलाह ये दूंगा कि पहले थोड़ा लार्ज कैप लीजिए, फिर ये माइक्रो कैप में जाइए, ज़्यादा बेहतर है। एटलीस्ट पैसा बचाइए, अगर पैसा बच गया तो आगे बढ़ भी जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी में आपका पैसा बचाना है, फिर पैसा बढ़ाना है, तो एटलीस्ट लॉस ना होने की कोशिश ज़्यादा करिए, गेन तो अपने आप आ ही जाएगा विद टाइम। आगे बढ़ते हैं, और हाय सुमित सर, नमस्ते, प्लीज़ व्यू ऑन IQ लाइटिंग, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। IQ सर वही अगेन रीसेंट IPOs में आता है इसका भी नाम। दो ही कंपनी ठीक है, और जिस बिज़नेस में वो कंपनी का बिज़नेस भी ठीक है, लेकिन अगेन वैल्यूएशन महंगा था, थोड़ा हल्का हुआ। अभी के लिए आप बने हो तो बने रहो, एंड जस्ट वेट एंड वॉच, सी द नंबर्स कैसे कैसे रहता है। बट कोई भी IPO में जब तक 1 साल ना निकल जाए तब तक सिचुएशन क्लियर होती नहीं, ना टेक्निकली ना फंडामेंटली, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। आप खुद सोचो, मैं खुद कह रहा हूँ कि कल की जो लिस्टिंग थी बहुत अच्छी थी, बट अगेन वो हिम्मत नहीं आ सकती, क्योंकि अभी 1 साल बाकी है। 1 साल में बहुत सारी सिचुएशन आएंगी इनके सामने, तब क्लियर होए करना क्या है। इवन अब एक से एक कंपनियां देखी, इवन कि RR काबेल देख लीजिए, ये सब कंपनियां 1-1 साल पहले ही आई हैं, तो इनकी सिचुएशन क्लियर नहीं हो पा रही है। सो जैसे सिचुएशन क्लियर होगी, आप फिर भी थोड़ा महंगा लोगे, बट एटलीस्ट क्लियर सिचुएशन साथ लोगे। अभी आप ले लोगे तो हो सकता है चले, हो सकता है ना भी चले। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो कि वजह से मैं अवॉइड करता हूँ। IOC एंड DB रियल्टी, सर DB रियल्टी तो आप होल्ड कर सकते हो, ये QIP प्राइस से नीचे चला गया था बीच में, और वहाँ से वापस कम बैक कर रहा है, तो चीज़ें पिकअप तो कर रही हैं यहाँ पे, तो एटलीस्ट अभी तो होल्ड करिए। लेट्स सी कैसे चीज़ें इंप्रूव होती हैं, क्योंकि बहुत काम ये लोग कर रहे हैं, जो मैं सुना भी है और देख भी रहा हूँ। बट अगेन यहाँ पर एक अच्छा गेन अगर आ जाए आपको, तो थोड़ा पैसा लेकर निकल जाए। IOC केस में आप बने रहो सो फार, एंड होल्ड इट टाइट। अगर ऊपर के लेवल पे कैपिटल भी निकाल लो तो आपके पास फ्री के शेयर रहेंगे, उनसे डिविडेंड आता रहेगा। सो ये कंपनी फिर भी वर्थ होल्डिंग है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लेकिन DB रियल्टी के केस में एक ही चीज़ बोलूँगा कि वहाँ पर थोड़ा पैसा बने, ऊपर कैपिटल निकाल के फिर आप निकलने की कोशिश करना ज़्यादा बेहतर है।
दीपक जी का सवाल है, सुमित सर नमस्कार, आपकी बात से बहुत ही मतलब आराम मिलता है। थैंक यू सर, थैंक यू। आइनॉक्स विंड सर चला हुआ थोड़ा ज़्यादा नहीं है आइनॉक्स विंड के केस में। इसमें अगर आप मोमेंटम खेलना चाहो तो खेल लो। आइनॉक्स विंड, SW सोलार, इन सब में ही अभी मोमेंटम पे ही चल रही कहानियाँ, क्योंकि ये समय अब ऐसा है कि बाज़ार आपको दिख बहुत ही बढ़िया रहा है, लेकिन कभी भी तैयारी कर रहा है थोड़ी सी उतरने का, क्योंकि बड़ा इवेंट आपके सामने खड़ा है एक। उस इवेंट को मार्केट डिस्काउंट करके बैठेगा कुछ ही दिन में, जो कर भी रहेगा आज नहीं तो कल। मैक्सिमम क्या होगा, चलिए मैं कहता हूँ 3 सिनेरियो बनेंगे। एक, सरकार नहीं बनेगी, दूसरा 300-350 सीट आएंगी, और तीसरा 400 प्लस सीट आ जाएंगी। तो तीनों सिनेरियो के हिसाब से आप मार्केट को सोच लो क्या क्या हो सकता है। तो बेस्ट को तो ऑलरेडी वो डिस्काउंट कर लेगा सबसे पहले को, वर्स्ट को भी डिस्काउंट करके चलेगा कुछ स्टॉक्स में। सो जहाँ जहाँ पर सिचुएशन डिस्काउंटिंग चलती जाएगी वैसे वैसे मार्केट रिएक्ट करेगा। इसीलिए बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ की सिचुएशन इस अर्निंग में ज़्यादा दिख रही होगी आपको। टाटा मोटर नंबर उतने ख़राब नहीं थे, लेकिन कमेंट्री ख़राब थी और उसको बाजार ने ढूंढ लिया, 10% गिरा दिया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर था। सो जहाँ जहाँ ऑल टाइम हाई है, जहाँ जहाँ बढ़िया तेज़ी आई है, वहाँ प्रॉफिट टेकिंग आएगी। तो ज़रा स्केप्टिकल होकर काम करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब 5:30 बजे। बच्चे कुछ सवाल वहाँ पूछ लीजिएगा। और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लें। और सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, आप मेरे साथ वहाँ पर जुड़ सकते हैं। नमस्कार।